नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु का साहित्य चिंतन रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्लेटो का साहित्य चिंतन रिकॉर्डिंग किया है, जिसे आप लोगों ने सुना। तो चलिए समय लेते हुए अरस्तु का साहित्य चिंतन देखते हैं। इस रिकॉर्डिंग की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, भूमिका यानी प्रस्तावना, अरस्तु का व्यक्तित्व देखेंगे, प्लेटो के आक्षेप और अरस्तु के उत्तर, प्लेटो की मान्यताएं, काव्य पर प्लेटो के आक्षेप, अरस्तु के उत्तर, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण और अरस्तु की दृष्टि है। अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण की विभिन्न व्याख्याएं, विवेचन, त्रासदी की परिभाषा, प्रमुख तत्व, त्रासदी का महत्व, विरेचन का सिद्धांत, विरेचन शब्द का प्रयोग, विरेचन सिद्धांत, विविध व्याख्याएं, त्रासदी का सुखांत प्रभाव, सारांश, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी देखा जाएगा। कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सामान लेते हुए इस रिकॉर्डिंग के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो इसको सुनने के बाद आप बता सकेंगे कि प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों को अरस्तु ने किस प्रकार उत्तर दिया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषय में जानकारी दे सकेंगे, त्रासदी की परिभाषा देते हुए उसका महत्व बता सकेंगे और विरेचन से तात्पर्य बताते हुए उस सिद्धांत का उल्लेख कर सकेंगे। इसके पहले वाले रिकॉर्डिंग में आपने प्लेटो की साहित्यिक मान्यताओं का अध्ययन किया। यह आप जानते हैं कि वे मूलतः साहित्य शास्त्री नहीं बल्कि दार्शनिक थे। वहाँ पर दर्शन और कविता का द्वंद्व है, तो इसलिए प्लेटो जो है कविता का आलोचना करते हुए दर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ पर साहित्य के संदर्भ में उनकी जिन मान्यताओं का उल्लेख किया जाता है, वे उनकी दर्शन तथा राजनीतिक संबंधित चर्चा में प्रासंगिक रूप से आई हैं। सच्चे अर्थों में यदि किसी को पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का जनक माना जा सकता है तो वे प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। इस रिकॉर्डिंग में आप अरस्तु के साहित्य सिद्धांतों के विषय में सुनेंगे। तो चलिए सामान्य लेते हुए अरस्तु का व्यक्तित्व देखते हैं। अरस्तु का व्यक्तित्व। अरस्तु का जन्म 1984 ईसा पूर्व मकदूनिया में, तब मकदूनिया के समुद्र तट पर स्थित एक यूनानी उपनिवेश में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इस परिवार में वंश परंपरा से वैद्य की चली आ रही थी। इनके पिता मकदूनिया के राजवैद्य थे, राजवैद्य यानी चिकित्सक। अरस्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और विद्या व्यसनी थे। किशोरावस्था में वे एथेंस जाकर वे प्लेटो के विद्यापीठ में दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने 20 वर्ष की आयु तक मुख्यतः दर्शन का अभ्यास किया। प्लेटो इनसे बहुत प्रभावित थे और ये उनके प्रिय छात्र थे, प्रिय शिष्य थे। विद्यापीठ छोड़ने के कुछ वर्ष बाद इन्होंने मकदूनिया के राजपुत्र सिकंदर के शिक्षक का पद संभाला। 8 वर्ष इस पद पर रहने के बाद इन्होंने एथेंस लौटकर स्वयं अपने विद्यापीठ की स्थापना की, जहां अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अरस्तु वहां अनेक विषय पढ़ाते थे। 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु की विद्वता का अबाध प्रचार ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में था और कहा जाता है कि इन्होंने दर्शन, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, प्राकृतिक विज्ञानों आदि पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। आज ये ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में साहित्य से
संबद्ध 2 ग्रंथ हैं। इनमें से तेखनेस रीते ऋकेश भाषण कला से संबद्ध है और इसी संदर्भ में इसमें भाषा और साहित्य, भाषा और अभिव्यक्ति पर भी विचार किया गया है। दूसरा अर्थ पेरी पोएटिकेश काव्य शास्त्र से ही संबद्ध है। वास्तव में यह ग्रंथ न होकर एक छोटी सी पुस्तिका कही जा सकती है जिसमें सिद्धांतों का व्यवस्थित विवेचन नहीं बल्कि अध्यापन के लिए तैयार की गई सामग्री का संपादित रूप ही मिलता है। जैसे कोई नोट्स हो विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, जैसे आज भी प्रोफेसर बना कर नोट्स लेके आते हैं, डायरी वगैरह में लेकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अरस्तु ने अपने शिष्यों को देने के लिए पेरी पोएटिकेस तैयार किए थे। यह रूप भी अखंड या समग्र नहीं है। संभवतः इनके शिष्यों के उपलब्ध सामग्री को ही संयोजित किया, इसलिए कुछ विषयों पर इनमें कोई चर्चा मिलती ही नहीं, कुछ विषयों पर अधूरी चर्चा हुई है और विषय के प्रतिपादन में असंतुलन रह गया है। किंतु इसके बावजूद पाश्चात्य काव्यशास्त्र का यह आदि ग्रंथ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्लेटो की साहित्य संबंधित मान्यताओं में उनके आदर्शवादी दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण कई साहित्यिक सत्यों की उपेक्षा दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने कवि और काव्य पर कई आरोप आक्षेप भी लगाए थे। अरस्तु की दृष्टि वस्तुवादी थी। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं को सामने रखकर साहित्य की ही दृष्टि से साहित्य का विवेचन किया। इस क्रम में उन्होंने अपने गुरु प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों का तो उत्तर दिया ही, कई मौलिक सिद्धांतों की भी स्थापना की। उन्होंने काव्य रचना के प्रेरक तत्वों, काव्य की प्रकृति, संरचना, प्रकार और प्रभाव सभी पर विचार किया और इसमें भी सबसे अधिक बल त्रासदी पर दिया। संभव है और विधाओं की चर्चा भी उन्होंने की हो, किंतु पेरी पोएटिकेस के खंडित होने के कारण हम तक वह चर्चा न पहुंची हो। बहरहाल इतना आप याद रखें कि अरस्तु का संक्षिप्त विवेचन भी बहुत सारगर्भित है। उनका एक महत्वपूर्ण गुण उनकी मौलिकता है। उन्होंने अपने विवेचन को हवाई दार्शनिक धारणाओं पर नहीं, ठोस वस्तु सत्यों पर आधारित किया। महाकाव्य या त्रासदी संबंधित उनका विवेचन वास्तव में होमर के महाकाव्यों तथा एस्किलुस, यूरिपिडीस, सोफोक्लीज आदि नाटककारों की रचनाओं के आधार पर ग्रहण करता है। इसीलिए वह व्यवहारिकता तर्कसंगत भी है। प्लेटो से ग्रहण ज्ञान को भी उन्होंने अपने मौलिक विचारों की कसौटी पर कसकर ग्रहण किया। इसलिए वे काव्य पर प्लेटो द्वारा लगाए गए आक्षेपों का उत्तर भी दे सके। वास्तव में अरस्तु की प्रतिभा गहन, गंभीर, सारग्रहणी और मौलिक थी। अरस्तु के इस सामान्य परिचय के बाद आइए हम इस बात पर विचार करें कि प्लेटो ने काव्य पर कौन से आक्षेप लगाए थे और अरस्तु की मान्यताओं द्वारा किस प्रकार उन आक्षेपों का परिहास किया गया। वैसे तो आप पिछले रिकॉर्डिंग में अरस्तु द्वारा लगाए गए जो आक्षेप हैं उसको आप भली भांति से उससे परिचित हो चुके हैं। तो चलिए प्लेटो के आक्षेप और अरस्तु के उत्तर। प्लेटो के आक्षेपों पर विचार करने के पहले हमारे लिए उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि का दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। प्लेटो की मान्यताएं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्लेटो की काव्य संबंधित मान्यताओं का स्रोत उनका साहित्यिक चिंतन नहीं वरन उनकी दार्शनिक विचारधारा थी। वे आदर्शवादी और प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। आदर्शवादी होने के नाते वे जो कुछ है की अपेक्षा जो कुछ होना चाहिए पर अधिक बल देते थे और सदाचार तथा नैतिकता के उच्च मानकों को सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य मानते थे। प्रत्ययवादी होने के नाते उनका विश्वास था कि संसार का परम सत्य एक अदृश्य व्यक्ति है। विचार या प्रत्यय के रूप में संसार की सभी वस्तुएं उसी में स्थित हैं। बाहरी जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तविक नहीं बल्कि उसी प्रत्यय का अनुकरण है। इसे इस प्रकार समझे
जब कोई बढ़ई पलंग बनाता है तो वह लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर मनमाने ढंग से जैसे तैसे नहीं जोड़ देता। उसके दिमाग में पलंग की एक पूर्व कल्पना, एक रूपरेखा रहती है जिसके अनुसार वह लकड़ी के टुकड़ों को काटता है और जोड़ता है। यह पूर्व कल्पना एक प्रत्यय यानी आइडिया के रूप में बढ़ई की चेतना में रहती है। प्लेटो के अनुसार यह प्रत्यय उस परम चैतन्य शक्ति में स्थित होता है और मानव की चेतना में प्रतिबिंबित होता है। यही मूल सत्य है और बाह्य जगत में पलंग ये आदि के रूप में इसकी जो अभिव्यक्ति होती है वह सत्य न होकर सत्य का अनुकरण मात्र है। अब कोई चित्रकार यदि पलंग का चित्र बनाता है या कवि यदि पलंग पर कविता लिखता है तो उसके सामने वस्तु के रूप में बाह्य जगत के स्थित वही अनुकृति होती है जो मूल सत्य नहीं, उसका अनुकरण मात्र है। कलाकार, कवि, चित्रकार उसी अनुकृति का अनुकरण करते, अतः उनकी कृतियाँ सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। प्लेटो ने काव्य को पर जो आक्षेप किए हैं उन्हें समझने के लिए आप सार रूप में इन बातों पर ध्यान रखेंगे या ध्यान रखें। पहली बात जो है, प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, साहित्य शास्त्री नहीं। उनका साहित्य सिद्धांत संबंधित विवेचन अन्य विषयों की चर्चा में केवल प्रासंगिक रूप में आया है, न प्रासंगिक रूप में आ गया है। आदर्शवादी होने के नाते वे सामाजिक जीवन में सदाचार और नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। प्रत्ययवादी विचारधारा के अनुरूप वे प्रत्यय को ही मूल सत्य मानते थे। इस संसार और इसकी वस्तु को उस प्रत्यय का अनुकरण और काव्य कला को उस अनुकरण का भी अनुकरण। प्लेटो मतलब काव्य पर प्लेटो के आक्षेप, उपशीर्षक डाल लीजिए कि काव्य पर प्लेटो के आक्षेप। प्लेटो ने काव्य तथा काव्य की चर्चा अपनी आदर्श राज्य की संकल्पना के अंतर्गत की थी। प्लेटो ने काव्य तथा कवि की चर्चा अपनी आदर्श राज्य की संकल्पना के अंतर्गत की थी। उनके अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य होना चाहिए चरम दार्शनिक सत्य की प्राप्ति। उनके तमाम क्रियाकलाप उसी प्रकार की खोज की जो होने चाहिए। जीवन की समस्त क्रियाओं का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होना चाहिए। कविता भी उसी सीमा तक स्वीकार्य हो सकती है जहाँ तक वह इस लक्ष्य की सिद्धि में सहायक हो सके। ध्यान दें, प्लेटो कविता मात्र के विरोधी नहीं थे। प्लेटो कविता मात्र के विरोधी नहीं थे। जिस कविता में ईश्वर की स्तुति अथवा साधुओं का गुणगान हो उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु अपने समय में कविता का जो स्वरूप उन्होंने देखा था वह उनके मत में इस आदर्श से बहुत दूर था। उसी के आधार पर उन्होंने कविता का विरोध किया तथा आदर्श राज्य में कवि का प्रवेश अवांछित माना। कविता को लेकर प्लेटो की एक आपत्ति यह थी कि यह सत्य से दुगुनी तिगुनी दूर होती है, क्योंकि मूल सत्य के अनुकरण का अनुकरण होती है। इस बात का उल्लेख पिछले रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने किया है। उनका यह भी मानना था कि सत्य के अनुकरण का अनुकरण भर करने वाले रचनाकार या शिल्पी को सत्य का ज्ञान नहीं होता। उसकी रचना में ज्ञान का जो भी अंश होता है वह उसकी प्रत्यक्ष, अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अधूरी जानकारी से उत्पन्न होता है। अतः उसे अज्ञान से ही उत्पन्न माना जाना चाहिए। आदर्श राज्य में ऐसी कविता या कलाकृति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पिछले रिकॉर्डिंग में उल्लेख हो चुका है कि आदर्शवादी होने के नाते प्लेटो राज्य में और राज्य के सामाजिक जीवन नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। इनके मत में सत्य तथा
सदाचरण की उपलब्धि ही राज्य की हर गतिविधि का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए कविता को भी वे केवल आनंद का स्रोत मानने को तैयार नहीं थे, उसे राज्य तथा समाज के लिए हितकारी होना चाहिए और इसीलिए उसे नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का पोषक भी होना चाहिए। उससे समाज में सदाचार, ज्ञान, सत्य को बढ़ावा मिलना चाहिए, बल्कि उसे ऐसी कसौटी प्रस्तुत करना चाहिए कि जिस पर समाज में इन मूल्यों की स्थिति को परखा जा सके। सदाचार और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली कविता सदसद के विवेक के अंतर्गत सोच समझकर ही रची जा सकती है, किंतु अपने समय के काव्य को देखते हुए प्लेटो का मत था कि ऐसा संभव नहीं है। यह माना जाता है कि कविता की रचना दैवी प्रेरणा से होती है। ऐसी प्रेरणा के स्फुरण से कवि अपने समाज और परिवेश का भान भुलाकर मानसिक विक्षेप किसी स्थिति में आ जाता है। ऐसी संज्ञा शून्य स्थिति में रची गई कविता में विवेक का अंकुश नहीं रहता। आदर्श आधार की कसौटी प्रस्तुत न कर पाने के कारण ऐसी कविता वर्ज्य है। प्लेटो के अनुसार कविता नागरिक की नैतिकता को पुष्ट नहीं करती, बल्कि उसे नीचा ही गिराती है। लोकप्रियता हासिल करने के लिए कवि इस प्रकार की आवेगमय और उन्मत्त स्थितियों का चित्रण करते हैं जो पाठकों में गुदगुदी पैदा करती है और उनके हीन कोटि के मनोभावों तथा वासनाओं को उत्तेजित करती हैं। इस स्थिति में नागरिक भी आवेश में बह जाते हैं और उन नैतिकता का नियंत्रण नहीं रह पाता है, उन पर नैतिकता का नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का काव्य इंद्रिय उत्तेजना और हीन कोटि का आनंद प्रदान करता है। प्लेटो के अनुसार बुद्धिग्राह्य और बुद्धि को उत्तेजित करने वाला आनंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो इस काव्य से नहीं मिलता। इन तमाम बातों को देखते हुए आदर्श राज्य के लिए ऐसा काव्य नहीं है, उपयोगी नहीं है। काव्य या तो विवरणात्मक होता है या अन्योक्तिपरक। प्लेटो को दोनों ही प्रकार के काव्यों की विषय वस्तु और प्रस्तुति पर आपत्ति थी। इन काव्यों में आदर्श स्थितियों का चित्रण नहीं होता था। इसमें सत्यवादी और धर्मात्मा पात्रों की विजय या दुष्टों की पराजय दिखलाने के स्थान पर सदाचारी पात्रों को दुखी या कंगाल या दुष्टों को सत्ता तथा समृद्धि संपन्न दिखलाया जाता था। चित्रांकन में भी आदर्श का पालन नहीं होता था। नायक में सद्गुणों की अतिरिक्त ऐसी चारित्रिक कमियां भी दिखलाई जाती थी जो उसे समाज के लिए प्रेरक के रूप में प्रस्तुत नहीं होने देती थीं। देवतुल्य पात्रों तथा महान योद्धाओं को भी आदर्श, उदार, संयमी, सत्यनिष्ठ तथा प्रेरक चरित्रों के रूप में अंकित किया जाता था। इस प्रकार जिन चरित्रों में समाज के लिए आदर्श और नैतिकता के उन नायक बनने की संभावना थी, वे ही उच्च नैतिकता से घिरे हुए चित्रित किए जा रहे थे। ईश्वर का चित्रण भी इन काव्यों में कई बार निष्ठुर दंड विधाता के रूप में होता था। शुभ तथा सुंदर के वर्णन के स्थान पर इन काव्यों में भूत प्रेरक, अति प्राकृतिक तत्वों, नारकीय स्थितियों आदि का भी अंकन हुआ करता था। इस प्रकार का काव्य समाज को स्वस्थ नैतिकता तथा आस्था का संबल प्रदान करने में असमर्थ था। इसलिए प्लेटो ने इसे आदर्श गणतंत्र से बहिष्कार के योग्य माना था। अरस्तु के उत्तर अब देखिए। प्लेटो द्वारा लगाए गए आक्षेपों का उत्तर अरस्तु देते हैं। पिछले अनुभाग में हमने कवि तथा काव्य को लेकर प्लेटो की आपत्तियों पर एक दृष्टिपात किया। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि किसी एक लेख या प्रसंग में उन्होंने इन तमाम आपत्तियों को एक एक करके सिलसिलेवार रूप से सामने रखा हो।
उनके संवादों में विविध प्रसंगों में ये विचार उभरे हैं। उनके शिष्य अरस्तुत ने भी एक एक आपत्ति को उठाकर उनके उत्तर नहीं दिए, बल्कि काव्य अनुकरण तथा त्रासदी संबंधित उनकी अवधारणाओं में ही उनके उत्तर निहित है। जब आप उन अवधारणाओं पर विचार करेंगे तो अरस्तुत का कथन आपके सामने और भी अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ संक्षेप में इन बातों का उल्लेख भर किया जा रहा है जो प्लेटो के कथन का खंडन चाहे न हो, उनका जवाब जरूर देती है। पहला, विचारधारा का अंतर। इस संदर्भ में आप एक बात ध्यान अवश्य रखें। ऐसा नहीं है कि प्लेटो तथा अरस्तुत का काव्य संबंधित आपत्ति तथा प्रतिकार का यह क्रम एक ही विचारधारा के तहत चला हो। वास्तव में गुरु तथा शिष्य की इस जोड़ी की मूल दृष्टि तथा विषय के से सिद्धांतों में ही अंतर था। यह उल्लेख बार बार हो चुका है कि प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, साहित्य शास्त्री नहीं। साहित्य विवेचन उनका विषय या लक्ष्य कभी नहीं था। यह उनकी अन्य विषयों की चर्चा के दौरान प्रासंगिक रूप से ही उभरा है। इसके विपरीत अरस्तुत ने साहित्य शास्त्र को अपना विषय बनाया। अपने समय की साहित्यिक कृतियों को दृष्टि में रखते हुए पश्चिमी जगत में बाकायदा साहित्य चिंतन का सूत्रपात किया। प्लेटो की दार्शनिक दृष्टि आदर्शवादी प्रत्ययवादी थी। एक अमूर्त मूल सत्य की संकल्पना को प्रस्थान बिंदु बनाकर उसी के आलोक में वे जीवन तथा जगत के प्रश्नों पर विचार करते थे। अरस्तुत की दृष्टि इसके विपरीत अनुभववादी वस्तुवादी थी। वे वस्तु जगत को सत्य मानकर यहीं से सामग्री लेकर अपना अध्ययन आरंभ करते थे। इस अंतर को देखते हुए हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि अरस्तुत का विवेचन प्लेटो के प्रश्नों तथा आपत्तियों का उत्तर किस प्रकार देता है। देखिए, अरस्तुत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था तथा बाह्य जगत की ठोस वास्तविकताओं पर आधारित था। उन्होंने साहित्य की संरचना तथा नियमों को स्थिर करके भावी साहित्य सृजन के लिए भी दिशा का निर्धारण किया। काव्य के प्रसंग में अपने गुरु प्लेटो से उनकी असहमति का मुख्य मुद्दा तो यही था कि वे अनुकरण को निंदनीय या हीन नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त अनुकरण ही प्रकृति को लेकर भी उनकी दृष्टि प्लेटो से भिन्न थी। अरस्तुत के अनुसार अनुकरण मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की शक्ति पशु से नहीं केवल मानवों में होती है। अनुकरण की शक्ति पशुओं में नहीं केवल मानवों में होती है और इसी के माध्यम से वे संसार का ज्ञान हासिल करते हैं। कविता का उत्स भी मानव की सहज प्रवृत्तियों में होता है। इसलिए कविता और अनुकरण का भी सहज संबंध है। देखिए, ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये पंक्तियाँ कि कविता का उत्स भी मानव की सहज प्रवृत्तियों में होता है और इसीलिए कविता और अनुकरण का भी सहज संबंध है। ठीक है, पंक्ति किसकी है? अरस्तुत की। अरस्तुत ने प्लेटो की भांति जगत को किसी अमूर्त सत्य का अनुकरण नहीं माना, बल्कि साहित्य के संदर्भ में इस प्रकार के दार्शनिक विवेचन से वे दूर ही रहे। प्लेटो की ही भांति उन्होंने भी काव्य के अनुकरण पर ही आधारित माना, किंतु प्लेटो जहाँ अनुकरण को पूरी तरह प्रकृति की चेष्टा मानते थे, अरस्तुत के अनुसार यह पुनर्सृजन का एक प्रकार है। इस संदर्भ में इस रिकॉर्डिंग के अगले भाग में विस्तार से विचार होगा। यहाँ आप इतना समझ लें कि अरस्तुत के अनुसार रचनाकार द्वारा जगत का अनुकरण दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिछवि के समान नहीं होता, जो बाह्य जगत को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देता है। कला को जब प्रकृति की प्रतिकृति कहा जाता है तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि वह प्रकृति का ज्यों का त्यों प्रत्यंकन है, बल्कि इस प्रतिकृति में रचनाकार
प्रकृति तथा बाह्य जगत से सामग्री मात्र ग्रहण करता है। अपनी अनुभूति तथा प्रतिभा के आधार पर अपनी कलागत आवश्यकता के अनुसार वह उस सामग्री को काट छांट कर तथा पुनः संयोजित करके एक अभिनव कला वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि वह कई बार प्रकृति का अतिक्रमण भी कर जाती है। वह बाह्य स्तर पर दिखाई देने वाले सत्य तक सीमित न रहकर आंतरिक सत्य का भी उद्घाटित करती है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अनुकरण सत्य के और भी निकट आ जाता है। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तु यानी स्थितियों के केवल बाहर से दिखाई देने वाले रूप जैसे वे हैं का ही चित्रण नहीं करता, उनके संभाव्य जैसी वे हो सकती हैं और आदर्श जैसी उन्हें होना चाहिए रूप का भी चित्रण करता है। इस प्रकार भी वह बाह्य यथार्थ की सीमा को पार कर जाता है। प्लेटो ने अनुकरण को जिस रूप में देखा तो वह केवल बाह्य जगत की मशीनी प्रत्यांकन था, जबकि अरस्तु अनुकरण में संभावनाओं और आदर्श स्थितियों को भी समन्वित कर लेते हैं। इससे एक ओर उनकी अनुकरण की अवधारणा अधिक विस्तृत हो गई है तो दूसरी ओर उन्होंने रचनाकार को कोरे नकल नवीस या अनुकर्ता की भूमिका से उठाकर उसकी सृजनात्मकता को भी स्वीकृति दी है। इसीलिए काव्य का सत्य कई बार जगत के यथार्थ से भी आगे बढ़ जाता है। अगले भाग में यानी अगले रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि इसीलिए अरस्तु कविता के सत्य को इतिहास के सत्य से बढ़कर मानते कि इतिहास केवल उसी सत्य को प्रस्तुत करता है या कर सकता है जो घटित हो चुका है, जबकि कविता संभावनाओं को भी व्यक्त कर सकती है। इसलिए इतिहास तथ्यपरक और सीमित है, जबकि कविता सत्य की बोध और सार्वभौमिक होती है। अरस्तु अनुकरण को काव्य का साधक ही नहीं, अरस्तु अनुकरण को काव्य का साधक ही नहीं, काव्य के आनंद का नियोजक भी मानते हैं। आनंद को वे काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। काव्य अनुकरण के माध्यम से रचा जाता है, इसलिए उसमें बाह्य संसार का चित्रण भी होता है। काव्य का आस्वाद करते हुए श्रोता या पाठक को जब उसमें अपने जाने पहचाने संसार की झलक मिलती है तो उसे एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। प्रति अभिज्ञान या पहचान का आनंद यह अनुकरण की वजह से ही हो पाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेटो की भांति काव्य सृजन में अनुकरण की भूमिका को स्वीकारते हुए भी अरस्तु ने कवि की निंदा करते हैं, न काव्य की न अनुकरण की। अनुकरण की प्रक्रिया को लेकर प्लेटो की तथा उनकी अवधारणाएं भिन्न हैं। प्लेटो जहां अनुकरण को सत्य से दूर ले जाने वाला मानते हैं, वहां अरस्तु ने उसे बाह्य जगत की सीमा तथ्यों से आगे ले जाकर सार्वभौम सत्य के दर्शन कराने का माध्यम मानते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हुए इस क्रिया के लिए ग्रीक शब्द मिमेसिस का प्रयोग किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन हुआ। हिंदी में इमिटेशन का अनुवाद अनुकरण किया गया। अनुकरण की चर्चा करते समय प्लेटो की दृष्टि दार्शनिक तथा नैतिकतावादी थी और अरस्तु की दृष्टि सौंदर्य शास्त्री। स्पष्ट है कि शास्त्रीय चर्चा के लिए सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि ही अधिक उपयुक्त है। इस बात पर ध्यान दें, अरस्तु की अनुकरण संबंधित मान्यताओं को साहित्य शास्त्र में इतना महत्व दिया जाता है, पर स्वयं उन्होंने इस अवधारणा तथा इसकी प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, या हम कह सकते हैं कि उनके उपलब्ध साहित्य में कहीं भी स्वतंत्र रूप से इस पर विचार
किया गया नहीं दिखाई देता। इतना तय है कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में अनुकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, किंतु भिन्न भिन्न विचारधाराओं ने इस अवधारणा को भिन्न भिन्न रूपों में लिया है। उन विभिन्न मतों पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि अरस्तु की विवेचना में अनुकरण का कौन सा रूप उभरा है। अनुकरण अरस्तु की दृष्टि में, अनुकरण अरस्तु की दृष्टि में अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति माना है। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति ही माना है, किंतु यहाँ ध्यान दे कि उसे उसके बाह्य रूप की अनुकृति नहीं, उसके बाह्य रूप की अनुकृति नहीं है, जैसी कि प्लेटो की मान्यता थी। पिछले खंड में इस बात का संकेत किया जा चुका है। कला मात्र को अनुकृति मानना यह दिखलाता है कि अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का कितना महत्व था। यह अनुकरण यदि बाह्य जगत की वस्तुओं का दर्पण बिंब मात्र होता तो वह उन वस्तुओं से उपजने वाले भाव से भिन्न कोई भाव जगाने में सक्षम नहीं होता, किंतु कलाकृतियाँ पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के जीवन की समान अनुभूतियों से भिन्न और तीव्रतर अनुभूतियाँ उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह होगा कि इन्हें प्रेरित करने वाले अनुकरण की प्रकृति भी भिन्न होती है। अरस्तु के विवेचन से स्पष्ट होता है कि उनके लिए अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूपों का नहीं बल्कि उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुकरण है। यह बाह्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से काट छाट कर तराश कर एक प्रकार पूरा संयोजित करता है कि वह कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। इसके लिए उसे विशिष्ट संवेदनशीलता और कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है। प्रकृति में जो कुछ अपूर्ण रह जाता है उसे वह पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रकार वह प्रकृति का भी अतिक्रमण कर जाता है। अतः अनुकरण की प्रक्रिया को अरस्तु सामान्य नकल से ऊपर और सृजनशील मानते थे। आइए हम कुछ ऐसे संदर्भों पर नजर डालें जो अरस्तु की अनुकरण संबंधित अवधारणा को और स्पष्ट करते हैं। पहला, अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण तीन रूपों में हो सकता है। अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण तीन रूपों में हो सकता है। प्रतीयमान अर्थात वस्तुएं वास्तव में जैसी हैं या दिखाई देती हैं। संभाव्य अर्थात वस्तुएं जैसी हैं नहीं मगर हो सकती हैं, संभावना। और तीसरा आदर्श अर्थात वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। ठीक है। कविता जहाँ पहले वर्ग का चित्रण करती है वहाँ उसे यथातथ्य अनुकरण माना जा सकता है, किंतु दूसरे या तीसरे वर्ग में जिन स्थितियों का चित्रण होता है वे वास्तविक जगत में नहीं होती, इसलिए उनके चित्रण में बाह्य जगत का अनुकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनमें कवि बाह्य जगत को आधार बनाता है, किंतु फिर कल्पना या तथा आदर्श भावना का सहारा लेकर उस वस्तु का चित्रण इस प्रकार करता है कि वह बाह्य यानी इंद्रियोत्तर जगत की सीमा से बहुत दूर, बहुत ऊपर उठ जाती है। अरस्तु ऐसी रचनाओं को स्वीकृति देते हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वे अनुकरण को सृजनात्मक मानते हैं। आपने भारतीय काव्यशास्त्र में पढ़ा होगा, यानी जब हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसमें आप सुने होंगे कि काव्य की कथा प्रख्यात यानी इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध, उत्पाद्य यानी कवि कल्पना से उत्पन्न या मिश्रित यानी कि पिछले दोनों प्रकारों का मिश्रण हो सकती है, कथा हो सकती है। अरस्तु ने भी कथानक के तीन प्रकार माने: ऐतिहासिक, दंत कथा मूलक, कल्पित यानी काल्पनिक। इनमें ऐतिहासिक तथा दंत कथा
दंत कथा मूलक कथाओं की सामग्री तो रचनाकार बाह्य जगत से ले सकता है और इस प्रकार सामग्री लेने को अनुकरण भी माना जा सकता है, किंतु कल्पित कथा उसकी अपनी सृजनात्मकता से ही उपज सकता है या कथानक उपजती है। कल्पित कथा उपज सकती है या कथानक उपज सकता है। इतिहास तथा काव्य की तुलना करते हुए अरस्तुत ने काव्य के सत्य को इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना है, क्योंकि इतिहास केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करता है जो घटित हो चुकी हैं, जबकि काव्य संभाव्य और आदर्श स्थितियों का भी अंकन करता है। इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख तथा विवेचन करता है, इसलिए वह मात्र विशेष की ही है अभिव्यक्ति वह मात्र विशेष की ही अभिव्यक्ति करता है। इसके विपरीत काव्य सत्य घटना विशेष तक सीमित न रहकर सामान्य होता है। इतिहास वस्तुपरक होता है, जबकि काव्य रचना में अनुभूति तथा विचार का आश्रय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ काव्य में दर्शन तत्व की भी प्रधानता होती है। इन सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अरस्तुत काव्य को बाह्य यथार्थ के अनुकरण मात्र के रूप में नहीं देखते थे। यदि ऐसा होता तो काव्य तथा इतिहास में वे इतना फर्क न करते। उनके अनुसार काव्य अनुभूति, कल्पना, दार्शनिकता का योग होता है और वह यथार्थ जगत की वस्तुओं तथा घटनाओं से आगे जाकर संभाव्यता का भी अंकन करता है। इससे यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में कवि, कलाकार अर्थात अनुकर्ता बाह्य जगत से प्राप्त विषय वस्तुओं में अपनी तरफ से भी बहुत कुछ जोड़ता है। इस प्रकार अनुकरण मात्र प्रतिबिंबन का नहीं बल्कि सर्जना का व्यापार है। अरस्तुत ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि बाह्य जगत में जो वस्तुएं और स्थितियां हमें त्रास जगाती हैं, वे ही काव्य नाटक में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती हैं कि करुणा तथा आतंक का निराकरण करके वे हमें आनंद प्रदान करती हैं। यह निराकरण विरेचन द्वारा संभव होता है, जिसकी चर्चा इस पाठ में आगे जाकर की जाएगी। किंतु दुख के माध्यम से आनंद प्राप्त होने का विरोधाभास तभी समझा जा सकता है जब हम काव्य के आनंद को यथार्थ जीवन के आनंद से भिन्न और विशिष्ट माने। यह विशिष्टता यथार्थ को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देने से नहीं आ सकती। रचनाकार की सृजनशीलता रचना की विषय वस्तु को इस प्रकार संगठित या प्रस्तुत करती है कि श्रोता, पाठक, दर्शक की अनुभूतियां विशेष रूप से जागृत और समाहित होती हैं। नाटक यथार्थ जीवन का अनुकरण करता है, किंतु उसके प्रभाव में यह विशिष्टता तभी आ सकती है जब यह अनुकरण कलात्मक और सृजनात्मक हो। प्रसिद्ध समालोचक स्कॉट जेम्स ने इसे जीवन का पुनर्निर्माण कहा है। अरस्तुत के अनुसार क्रियाशील मानव ही काव्य अर्थात अनुकरण का विषय होता है, किंतु उनका विवेचन यह भी संकेत करता है कि काव्य केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का ही नहीं बल्कि सूक्ष्म अमूर्त आंतरिक जीवन का भी अनुकरण करता है। जीवन का यह पक्ष बाह्य जगत में प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः इसके अनुकरण में अनुकर्ता को अनुभूति और कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। आशा है अब तक की चर्चा से आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा कि अरस्तुत के अनुकरण को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते थे। अरस्तुत अनुकरण को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते थे। यह मशीनी अनुकरण नहीं था। इसमें दर्शन और विचार तत्व, अनुभूति और कल्पना के योग से विशिष्ट सृजनशीलता आ गई थी। अनुकरण विभिन्न व्याख्याएं। इस बात का संकेत किया जा चुका है कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव से अरस्तुत की अनुकरण संबंधित दृष्टि की अपने अपने तरीके से व्याख्या की गई। इस अनुभाग में हम उन्हीं व्याख्याओं पर नज़र डालेंगे या उन्हीं
व्याख्याओं को हम लोग सुनेंगे। यह हम देख चुके हैं कि प्लेटो ने अनुकरण की व्याख्या 2 स्तरों पर की थी, मूल सत्य और सृष्टि के संबंध में, और फिर सृष्टि तथा काव्य के संबंध के स्तर पर। सृष्टि अमूर्त रूप मतलब सृष्टि अमूर्त मूल सत्य का मूर्त अनुकरण है। सृष्टि अमूर्त मूल सत्य का मूर्त अनुकरण है। और काव्य ज्यों का त्यों प्रतिबिंब के रूप में सृष्टि का अनुकरण है। इसमें अनुकरण का एक हीन व्यापार माना गया। अनुकर्ता में मौलिकता और सृजनशीलता की कोई संभावना नहीं देखी। अरस्तु ने अनुकरण की अवधारणा की स्वतंत्र चर्चा नहीं की, न इसका रूप स्पष्ट किया, किंतु इनकी काव्य सिद्धांत संबंधित चर्चा से स्पष्ट होता है कि ये अनुकरण को यथावत नकल के स्थान पर एक सृजनात्मक व्यापार मानते थे, जिसका संबंध मात्र बाह्य सृष्टि से नहीं बल्कि उसकी सृजनात्मक प्रक्रिया से होता है। इसलिए अनुकरण के माध्यम से वह प्रस्तुत सत्य कोरे सतही या बाह्य सत्य से कहीं आगे जाता है। आइए अब इसकी विभिन्न व्याख्याओं पर विचार करें। नव्य क्लास की दृष्टि या नव्य अभिजात्यवाद या शास्त्रवाद का उदय ईसा की 3वीं शताब्दी के लगभग हुआ और पूर्ण विकास इसका जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में। किंतु इस पर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में हुए होरेस जैसे शास्त्रवादियों का प्रभाव था। सीसरो तथा डायनोनिसिस जैसे ग्रीक विचारकों तथा मध्य युग के क्विंटिलियन तथा सेंट टॉमस अक्वाइनस जैसे पादरियों ने भी इस विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान किया। होरेस की दृष्टि वस्तुपरक थी। उन्होंने अनुकरण को मुख्य रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों का और सिद्ध रचनाकारों सोफोक्लिस, होमर, वर्जिल आदि द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुकरण माना। होरेस की प्रसिद्ध पुस्तक आर्स पोएटिका है। होरेस का जो समय है 65 ईसा पूर्व के आसपास, 65 से 68 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। अरस्तु ने अपने समय की श्रेष्ठ रचनाओं के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रणयन किया था और विभिन्न विधाओं के शास्त्रीय नियम स्थिर कर दिए। नव्य अभिजात्यवादी शास्त्रवादी विचारकों ने केवल उन्हीं रचनाओं को श्रेष्ठ माना जिसमें अरस्तु द्वारा प्रतिपादित साहित्य सिद्धांतों का पालन अनुकरण किया गया हो। शेक्सपियर के समकालीन शास्त्रवादियों ने उनकी आलोचना इसी आधार पर की थी कि उनकी रचनाएं शास्त्रीयता की दृष्टि से शुद्ध नहीं थीं। बेन जॉनसन तो शेक्सपियर की मृत्यु पर श्रद्धांजलि में भी चुटकी लेने के से बाज नहीं आए कि उनका लैटिन भाषा का ज्ञान बहुत कम था और ग्रीक भाषा का उससे भी कम। अर्थात ये ऐसे विचारकों की दृष्टि में अरस्तु के सिद्धांतों का मशीनी अनुकरण ही साहित्य की श्रेष्ठता का मानक था। सिद्ध साहित्यकारों के अनुकरण पर भी इन लोगों का विशेष बल रहा। यह अनुकरण भी अनायास नहीं, सोचा समझा और सचेत भाव से होना चाहिए। क्विंटिलियन ने तो साफ साफ कहा था कि कवि को सचेत भाव से चुना लेना चाहिए, सचेत भाव से चुन लेना
चाहिए कि वह किस प्राचीन रचनाकार का अनुकरण करेगा और किन किन बातों में। 18वीं सदी के नव्य अभिजात्यवादियों ने भी यह आवश्यक माना कि वर्तमान युग के कवि प्राचीन ग्रीक कवियों का गहन अध्ययन करें और उन्हें अपना आदर्श माने। ऐसी स्थिति में रचनाकार की अपनी मौलिकता और सृजनशीलता की कहीं भी गुंजाइश नहीं थी। स्पष्ट ही यह दृष्टिकोण अरस्तु की अपेक्षा संकीर्ण था, क्योंकि अरस्तु ने प्रत्येक वस्तु सत्य के साथ ही संभाव्य तथा आदर्श सत्य के अंकन की भी बात की थी, किंतु अभिजात्यवाद तथा नव्य अभिजात्यवाद की दृष्टि केवल प्रत्यक्ष तक ही सीमित थी। वह प्रत्यक्ष जगत को सुनिश्चित शास्त्रीय सिद्धांत हो या प्राचीन सिद्ध रचनाकारों की कृतियाँ, पोप ड्राइडन जैसे परिवर्तित नव्य अभिजात्यवादियों ने अवश्य इस कमी को महसूस किया। पोप ने साहित्य में युग अनुरूपता की वकालत की तो ड्राइडन ने रचनाकार की अपनी प्रतिभा और कौशल को महत्व देते हुए उसकी मौलिकता को मान्यता दी। रोमांटिक व्याख्या। यह कहा जा सकता है कि रोमांटिक विचारधारा में अनुकरण की अवधारणा का स्वतंत्र रूप से कोई स्थान नहीं, क्योंकि अनुकरण को चाहे कितने ही व्यापक अर्थ में लिया जाए, इसका प्रारंभिक आधार वस्तु जगत ही है। इसके विपरीत रोमांटिक विचारधारा आत्मतत्व प्रधान है। इस विचारधारा के अनुसार साहित्य सर्जना में बाह्य जगत की भूमिका गौण होती है और रचनाकार की अपनी अनुभूति और संवेदना की भूमिका प्रधान होती है। वह बाह्य जगत का चित्रण भी करता है, तो उस रूप में नहीं जैसा कि वह है, बल्कि वह उस रूप में जैसा कि वह उसे प्रतीत होता है। अपने कल्पना सिद्धांत के विवेचन में कालरीज ने अनुकरण को संभव माना था। इसकी मुख्य वजह तो यह है कि किसी भी निर्माण या सृजन के पीछे की मूल शक्ति कल्पना होती है। कल्पना का गुण सृजन है, अनुकरण नहीं। कल्पना का गुण सृजन है, अनुकरण नहीं। अतः काव्य भी सृजन है, अनुकरण नहीं। इस विचारधारा का अतिवादी रूप में हमें क्रोचे में दिखाई देता है, जहाँ वे सर्जना तथा अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर बाह्य जगत का बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि अनुकरण का अपने आप में रोमांटिक विचारधारा में स्थान नहीं है, किंतु यहाँ हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अरस्तु द्वारा प्रयुक्त अनुकरण की अवधारणा को रोमांटिक दृष्टि वाले विचारकों ने किस प्रकार समझा और व्याख्यायित किया। इस विषय में भी अलग अलग विद्वानों ने इस अवधारणा के अलग अलग पक्षों को लिया है और कहीं कहीं उनमें कुछ मतभेद भी रहा है, किंतु सार रूप में समझे तो अनुकरण की रोमांटिक व्याख्या के अनुकर्ता को नकल नवीस नहीं बल्कि सृजन के रूप में देखा गया। स्कॉट जेम्स के अनुसार अनुकरण बाह्य जगत की वस्तुपरक अनुकृति नहीं बल्कि जीवन का कलात्मक पुनर्निर्माण है। बूचर ने भी अनुकरण को सादृश्य विधान माना है, किंतु यहाँ यह भी सादृश्य वस्तुपरक नहीं माना गया है। रचनाकार वस्तुओं का चित्रण उस रूप में नहीं करता जैसा कि वे हैं, बल्कि उस रूप में करता है जैसा कि वे उसे प्रतीत होती हैं। डॉक्टर नागेंद्र की मानता है कि अरस्तु जब कला को प्रकृति की अनुकृति कहते हैं तो उनका आशय प्रकृति के बाहरी मूर्त रूप ही नहीं, आंतरिक मूर्त रूप से भी है। वे साहित्य में प्रतीयमान के साथ ही संभाव्य और आदर्श स्थितियों के चित्रण की भी बात करते हैं। संभाव्य अर्थात संभाव्य तथा आदर्श स्थितियां प्रत्यक्ष नहीं होती, उनके चित्रण के लिए कल्पना का सहारा लेना आवश्यक है। इसलिए अनुकरण कल्पना तथा सृजन का भी व्यापार है। इस प्रकार रोमांटिक व्याख्या के अनुकरण को मूलतः पुनः सृजन के रूप में देखा गया है। यह पुनः सृजन वस्तु का नहीं होता, वस्तु द्वारा कलाकार के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का होता है। इसके आगे जाकर कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि कलाकृति में मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है और वह मानव जीवन को जैसा है वैसा ही
प्रस्तुत करने के स्थान पर उसका आदर्शीकृत प्रतिरूप प्रस्तुत करती है। तीसरा, रूपवादी या संरचनावादी व्याख्या। देखिए, विचार के स्तर पर रूपवाद तथा संरचनावाद में बहुत साम्य है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत संबंधित विचारों की व्याख्या में भी इनके मतों को अलगार कर नहीं देखा जा सकता है। अतः यहाँ दोनों का विवेचन एक साथ ही किया जा रहा है, रूपवाद तथा संरचनावाद में कृति को ही विवेचन का केंद्र बनाया जाता है, बाह्य तत्वों को नहीं। इन विचारधाराओं के अनुकरण का महत्व तो स्वीकार रह गया था, मगर इसे कला के लिए अपरिहार्य नहीं माना गया। इन्होंने अनुकरण को एक प्रकार से काव्य कला का भेदक तत्व माना, जो उसे वक्तृत्व कला से अलगाता है, जिसका काम है श्रोता को परसुएड या कायल करना। इनके अनुसार काव्य प्रकृति का अनुकरण तो करता है, किंतु न तो उसके अधीन होता है, न यह अनुकरण प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र होता है। अगर यह पूर्णतः प्रकृति के अधीन होता तो प्रकृति के केवल बाह्य रूपों का चित्रण इसकी बाध्यता होती। कृति केंद्रित ये विचारधाराएं कृति को इस प्रकार बाह्य जगत के अधीन मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर अनुकरण से इनका तात्पर्य क्या था? अनुकरण प्रकृति तथा उसकी प्रक्रियाओं का सादृश्य अवश्य हो निर्मित करता है। रूपवादी संरचनावादी व्याख्या के अनुसार यह अनुकरण सतही स्तर का नहीं बल्कि प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया का होता है। आप इसे समझ कर देखें। यदि काव्य बाह्य जगत का दर्पण बिंब है तो वह केवल उसी विशेष छवि को झलका सकेगा जो उसके सामने है। इस प्रकार उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार काव्य यदि प्रकृति की पद्धति और प्रक्रिया का अर्थात उसके व्यापार में अंतर्निहित नियमों तथा संरचना का अनुकरण करता है तो उसकी व्याप्ति उन तमाम क्षेत्रों में हो जाएगी जहाँ वे नियम लागू होते हैं। इस प्रकार काव्य का क्षेत्र सीमित न रहकर सार्वभौम हो जाता है। इसलिए काव्य संभाव्य तथा आदर्श स्थितियों का भी चित्रण कर सकता है, क्योंकि वे स्थितियाँ भले ही उसके सामने न रहें, पर वैसी स्थितियों का उत्पन्न और संचालित करने वाले नियमों की कुंजी उसके हाथ में होती हैं। यह कहा गया है कि काव्य से प्राप्त आनंद वास्तव में अनुकरण से मिलने वाला आनंद है। कभी जब बाह्य जगत का चित्रण अर्थात उसका अनुकरण करता है तो उसकी कृति में हम अपने परिचित जगत को पहचान कर आनंदित हो उठते हैं। रूपवादियों के अनुसार इस आनंद के लिए जगत और कृति के स्तर पर साम्य होना आवश्यक नहीं है। उपमा रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग से भी हमें आनंद मिलता है, और यह आनंद प्रस्तुत से नहीं बल्कि अप्रस्तुत से समानता की पहचान के कारण मिलता है। इस तरह काव्य के आनंद के लिए भी बाह्य जगत की वस्तुओं का अनुकरण आवश्यक नहीं है। सारांशतः रूपवादी संरचनावादी दृष्टि के अनुसार अरस्तु ने अनुकरण का प्रयोग वस्तु जगत के प्रतिबिंबन के अर्थ में नहीं बल्कि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया और अभियांतर संरचना के नियमों के अनुकरण के अर्थ में किया था। समग्रतः इन प्रमुख आलोचना पद्धतियों ने इस बात पर विचार किया कि अनुकरण से अरस्तु का तात्पर्य क्या था। दूसरी ओर कुछ अन्य विचारधाराओं का अनुकरण सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा और उन्होंने अपने तरीके से अनुकरण की व्याख्या की। यथार्थवादी दृष्टि ने काव्य के सार्वभौम तत्वों को मान्यता देते हुए भी काव्य को जीवन का यथातथ्य चित्रण माना। साहित्य को इस प्रकार समाज का दर्पण मानना स्पष्ट ही कला के जीवन के अनुकरण को मान्यता देना है। यहाँ बहस सिर्फ इस बात की होती है कि जीवन को केवल बाहरी जगत तक सीमित माना जाए या अंतर जगत के यथार्थ और अमूर्त भावनाओं को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। हर हाल में साहित्य उसका अनुकरण करता है। यथार्थवाद से आगे जाकर प्रकृतिवाद तो
साहित्य को जीवन के फोटोग्राफ के रूप में देखता है, जिसमें जीवन के हर पक्ष की नग्न सच्चाई झलकती है। इस प्रकार आज हालांकि कृति का मूल्यांकन उसके अपने गुणों, पाठकों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है, किंतु उसकी रचना प्रक्रिया की चर्चा में अनुकरण सिद्धांत के किसी न किसी रूप का प्रभाव झलक ही जाता है। विवेचन। आप देख चुके हैं कि स्वयं अरस्तु ने अनुकरण की धारणा, इसकी प्रकृति या प्रकार आदि पर कोई प्रकाश नहीं डाला था, और आज तक आलोचक इस बात को लेकर बहस करते रहे हैं कि अनुकरण से अरस्तु का आशय क्या था। ऐसे में इस सिद्धांत की कोई स्पष्ट समालोचना भी संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिस बात को लेकर आप आलोचना करें वह अरस्तु के ख्याल में भी न हो। फिर भी यहाँ उन आरोपों का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है जो समय समय पर इस सिद्धांत पर लगाए गए हैं। प्लेटो के ही समान अरस्तु ने भी अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि इस शब्द से संबद्ध उसकी अवधारणा भिन्न है। यह बात अध्येताओं को उलझन में डाल सकती है। इसके अतिरिक्त उन पर यह भी आरोप है कि अनुकरण की परिधि में वे पुनः सृजन, संभाव्य तथा आदर्श अतिरिक्त इन आदर्श स्थितियों के संकेत फिर से पढ़ देते हैं। यह बात अध्येताओं को उलझन में डाल सकती है। इसके अतिरिक्त उन पर यह भी आरोप है कि अनुकरण की परिधि में वे पुनः सृजन, संभाव्य तथा आदर्श स्थितियों के संकेत आदि को भी समेट लेते हैं, किंतु वास्तव में अनुकरण के अर्थ के अंतर्गत यह सब नहीं आता। इस आरोप के संदर्भ में आप याद रखें कि स्वयं अरस्तु ने अपनी अनुकरण संबंधित अवधारणा पर प्रकाश नहीं डाला है। संभव है अरस्तु ने इस विषय का विवेचन किया हो, किंतु वह अब उपलब्ध न हो। इससे भी इस प्रकार की उलझन खड़ी होती है। यह भी कहा गया है कि अनुकरण को सृजना से संबंध मानते हुए भी उन्होंने इसे मूलतः वस्तु जगत पर ही आधारित माना। इसमें रचनाकार की अंतः चेतना या उसकी मानसिक प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि अरस्तु की दृष्टि मूलतः वस्तुपरक थी, अतः उनके सिद्धांतों का भी वस्तुपरक होना स्वाभाविक है। इस सिलसिले में बहस उनकी दृष्टि को लेकर हो सकती है, उनके सिद्धांतों को लेकर हो सकती है। त्रासदी अरस्तु की सौंदर्य शास्त्रीय चर्चा में जिस विधा की बड़े ही विस्तार और गहराई से चर्चा मिलती है वह है ट्रेजेडी। वस्तुतः अरस्तु के युग के पहले ही यूनान में त्रासदी का रूप विकसित हो चुका था और वही अरस्तु के विवेचन का आधार बना। त्रासदी ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी। इसका आरंभ मध्य देवता डियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। इस समारोह में कलाकार बकरे के सिर जैसा मुखौटा धारण करके नाचते गाते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में थेसियस ने इस नृत्य गीत की श्रृंखला के बीच बीच में छंदोबद्ध भाषणों की भी योजना की। त्रासदी का आरंभ यहीं से होता है। ईसा के पहले की 5वीं शताब्दी आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और एस्किलस, सोफोक्लीज, यूरिपाइडिस जैसे नाटककार इस विधा को समृद्ध कर रहे थे। इन नाटककारों की कृतियां आज भी क्लासिकी साहित्य के अनुपम उदाहरणों में गिनी जाती हैं। उस युग में त्रासदी के अतिरिक्त काम आदि, महाकाव्य, गीतिकाव्य आदि विधाएं भी प्रचलित थीं, किंतु अरस्तु के पेरी पोएटिकेस में सबसे अधिक महत्व त्रासदी को दिया गया और एक प्रकार से यह पश्चिमी काव्य चिंतन की आधारशिला रही।
त्रासदी की परिभाषा तथा मुख्य तत्व देख लीजिए। अरस्तु ने त्रासदी को किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति माना है। यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अरस्तु का काव्यशास्त्र संपादक जो है डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु की परिभाषा का हिंदी अनुवाद किया है। अरस्तु के काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु की परिभाषा को अनुवाद किया हिंदी में। इस परिभाषा के आधार पर हम त्रासदी की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकते हैं। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है, स्वतः पूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण होने के लिए उसे किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उसका आयाम अर्थात क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है। यह समाख्यानात्मक यानी वर्णनात्मक रूप में नहीं बल्कि कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है और वह भाषा नाटक के लिए उपयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। इस उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। ठीक है, अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने। पहला प्लॉट यानी कि कथानक, दूसरा कैरेक्टर यानी कि चरित्र, तीसरा थॉट यानी कि विचार, चौथा डिक्शन यानी कि पद विन्यास, पांचवा जो है दृश्य विधान, छठा है सॉन्ग यानी गीत। इन सभी तत्वों का उन्होंने कमोवेश विस्तार से भी विवेचन किया है और इन सभी का संबंध अनुकरण से है। अब कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया और इसी पर सबसे अधिक विस्तार से विचार भी किया। त्रासदी कार्य की अनुकृति है और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति चरित्र का नहीं, घटना युक्त जीवन के कार्य व्यापार का सुख दुख में प्रसंगों का अंकन है। त्रासदी का प्रभाव कार्य व्यापार का ही नहीं करता, इसके अन्य सब तत्व भी कार्य व्यापार के ही साधक हैं। चरित्र कार्य व्यापार के माध्यम के रूप में ही आते हैं। चरित्रों के बिना त्रासदी की योजना हो सकती है, कार्य व्यापार के बिना नहीं। यह उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु की मूल दृष्टि वस्तुपरक थी, ऑब्जेक्टिव थी, इसलिए वस्तु जगत तथा इसमें घटने वाली घटनाओं के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक ही था। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिन त्रासदियों को सामने रख अरस्तु ने अपना काव्यशास्त्र रचा था वे भी कार्य व्यापार प्रधान ही थी, इसलिए उनके त्रासदी विवेचन में भी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाले तत्व कथानक पर सबसे अधिक बल रहा। कथानक के स्रोत देखिए, अनुकरण के संदर्भ में उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु ने कथानक के 3 स्रोत माने, दंत कथा, कल्पना और इतिहास। इनमें भी वे कल्पना और इतिहास को हालांकि उपेक्षणीय नहीं मानते थे, किंतु दंत कथा या लोक प्रचलित कथा को वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उनमें एक ओर इतिहास का सत्य होता है और दूसरी ओर कल्पना की सृजनशीलता। इसीलिए इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, इसका प्रभाव अधिक सघन। कल्पना प्रसूत कथानक तभी संग्रहणीय होता है जब वह संभाव्य भी हो। ऐतिहासिक कथानक वस्तु सत्य के निकट होता है, किंतु अरस्तु वस्तु जगत के सत्य की अपेक्षा काव्य के सत्य को अधिक महत्व देते थे। त्रासदी की ऐतिहासिक कथा वस्तु को तब बेहतर मानते थे जब वह मात्र तथ्य के स्थान पर जीवन के आंतरिक सत्य का भी उद्घाटन करे। कथानक के प्रकार, शिल्प की दृष्टि से अरस्तु ने कथानक के 2 प्रकार माने, सरल और जटिल। पहला सरल कथानक,
यानी कि एक सूत्री होता है। इसमें कथा, महान त्रुटि, स्थिति विपर्य तथा अभिज्ञान जैसी किसी बड़ी उथल पुथल के बिना ही अपनी परिणति तक पहुंच जाती है। जटिल कथा में मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं और घटनाक्रम में अनेक आकस्मिक अप्रत्याशित स्थितियां तथा मोड़ आते हैं। ऐसे कथानक में स्थिति विपर्य और अभिज्ञान की योजना के माध्यम से नायक के जीवन की विडंबनाओं तथा उसके भाग्य परिवर्तन को दर्शाया जाता है। अब नाटकीय युक्तियां देखिए तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी में महान त्रुटि, स्थिति विपर्य तथा अभिज्ञान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इन नाटकीय युक्तियों से संबद्ध अवधारणाओं का आपके सामने स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। महान त्रुटि यानी हमरसिया, त्रासदी का नायक अति मानव होता है, अतः उनमें मानवोचित गुण दोष भी होते हैं। त्रासदी में उसके चरित्र में कोई ऐसी त्रुटि दिखाई जाती है जिसके कारण उसके जीवन में स्थिति विपर्य घटित होता है। यह कोई नैतिक दोष नहीं होता, बल्कि क्योंकि तब उसे दर्शकों की सहानुभूति नहीं मिलेगी। उसका त्रास दर्शकों में त्रास जगाने में सफल नहीं होगा। दुष्ट पात्रों की दुर्दशा प्रेक्षकों में आनंद और संतोष जगाती है, लेकिन जो पात्र दुष्ट नहीं होते उनकी दुर्दशा से प्रेक्षकों के मन में करुणा उपजती है। यह दुर्दशा उनकी किसी त्रुटि या चारित्रिक भूल या कमजोरी के कारण होती है, जो अपने दुखद परिणाम के कारण महान त्रुटि कहलाती है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में नायक ओथेलो का सहज विश्वासीय तथा कान का कच्चा होना भी उसकी त्रासदी के लिए जिम्मेदार होता है। इस त्रुटि के कारण वह खल पात्र इयागो को बात में आकर अपने पतिव्रता पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगता है। यहाँ तक कि इसी संदेह के कारण अंत में वह अपनी पत्नी का हत्या कर देता है। कान का कच्चा होना नैतिक दोष नहीं, उसके चरित्र की एक कमजोरी है, किंतु इसी त्रुटि के कारण उसका जीवन नष्ट होता है। उसका त्रास जो है दर्शकों में भी सहानुभूति जगाता है। अब अभिज्ञान यानी कि अनाग्नोरिसिस, इस शब्द का अर्थ है कि किसी अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान होना। त्रासदी में यह ज्ञान अपने साथ अनेक नाटकीय संभावनाएं लेकर आता है। उदाहरण के लिए सोफोक्लिस के नाटक इडिपस रेक्स में नायक इडिपस एक भविष्यवाणी के कारण बचपन में ही माता पिता से अलग कर दिया जाता है। वर्षों बाद घटना चक्र इस प्रकार चलता है कि वह बिना इस तथ्य को जाने कि जिस व्यक्ति की वह हत्या कर रहा है वह उसका पिता है, अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लेता है। यह वह महान त्रुटि है जो उसके जीवन में त्रासदी के बीज बोती है। न माता पिता उसे पहचानते थे, न वह माता पिता। वर्षों उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता और इस विवाह से उन्हें संतान भी होती है। कई वर्ष बाद उसे वस्तु स्थिति का विज्ञान होता है। वह घोर आत्मग्लानि, संताप में डूब जाता है। यहीं से उसका भाग्य विपर्य आरंभ होता है और उसके जीवन की त्रासदी दर्शकों में करुणा जगाती है। इस प्रकार अभिज्ञान के कारण स्थिति विपर्य भी घटित हो सकता है। स्थिति विपर्य भी घटित हो सकता है। स्थिति विपर्य यानी पेशेया। विपर्य का अर्थ है उलटफेर और स्थिति विपर्य का अर्थ है नाटक की स्थितियों में अप्रत्याशित रूप से ऐसा परिवर्तन जिससे कार्य व्यापार एक दिशा में अग्रसर होते होते अचानक विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यह परिवर्तन अप्रत्याशित
तो होता है मगर असंभाव्य नहीं। यह पात्रों को ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उनके भाग्य और भविष्य के प्रति पाठकों दर्शकों की उत्कंठा बढ़ने लगती है। भारतीय प्रसंग में आप राम के वनगमन में इस स्थिति को देख सकते हैं जहां राजा अभिषेक जैसे परम सौभाग्य की स्थिति में आते जाते उन्हें सब कुछ त्याग कर वन का मार्ग लेना पड़ता है। इस प्रकार स्थिति विपर्य और अभिज्ञान में अकस्मात्मिकता आश्चर्यजनकता का आधार रहता है। ये युक्तियाँ त्रासदी के कथानक को गंभीर, रोचक तथा महत्वपूर्ण मोड़ देती हैं, किंतु अरस्तु सावधान करते हैं कि इनकी योजना कथानक के सहज तथा अंगभंग मतलब अभिन्न अंग के रूप में ही होनी चाहिए। कथानक का आयाम अरस्तु मानते हैं कि दर्शक पर त्रासदी के यानी नाटक वाला बात हो रही है, त्रासदी ठीक है। अरस्तु मानते हैं कि दुखांत नाटक मतलब उसको कह सकते हो। अरस्तु मानते हैं कि दर्शक पर त्रासदी के समुचित प्रभाव के लिए उसका एक सुनिश्चित आयाम होना चाहिए, मतलब होना जरूरी है। यदि यह आयाम बहुत विस्तृत हुआ तो दर्शक उससे समुचित रूप से आत्मसात नहीं कर पाएगा, और यदि यह सूक्ष्म हुआ तो दर्शक कथानक को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसका आकार इतना होना चाहिए जिसे दृष्टि एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके, और उसे स्मरण देखना हो तो उसमें इतना अवकाश होना चाहिए कि उसमें घटनाओं का चक्र एक बार पूरी तरह घूम सके और पात्रों के जीवन की दुर्भाग्य या सौभाग्य परिणति दिखलाई जा सके, मगर इसमें इतना विस्तार न आ जाए कि घटनाओं की अनुमति में बाधा पड़े और त्रासदी के समग्र समन्वित प्रभाव की हानि हो। कथानक की जो संरचना के अनिवार्य गुण हैं, एक आदर्श कथानक में कुछ गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ये गुण है अनुमति मतलब कथानक के आयाम के संदर्भ में अनुमति की भी चर्चा हुई है। अनुमति का अर्थ है कथानक के विभिन्न अंग परस्पर सुसंबद्ध हों और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। जीवन में विशृंखला असंतुलन हो सकते हैं, मगर नाटक की सुसंगत और सुसंबद्ध होना चाहिए। एक अविभाजित इकाई होने के लिए उसे कई स्तर पर अनुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। उसका कार्य व्यापार बहुत दूर के स्थानों तक न फैला हो और सारा कार्य सूर्य की एक परिक्रमा या इससे कुछ अधिक समय तक सीमित रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थान और समय की अनुमति की ओर चलकर काफ़ी चर्चा हुई, किंतु अरस्तु ने इनकी विशेष चर्चा नहीं की। उनका पूरा बल कार्य और प्रभाव की अनुमति पर था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद के आरंभ में हुआ है। पूर्णता, कथानक पूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसमें आदि मध्य अंत सुसंबद्ध तरीके से नियोजित हो। कथानक का आरंभ मतलब कथानक का आदि ऐसा होना चाहिए जो कथा का परिचय देते हुए उसके भावी विकास के लिए उत्सुकता जगाए, मध्य अब तक घटित घटनाओं का परिणाम दिखलाए और भावी घटनाओं के लिए भूमि तैयार करे, और अंतिम भाग ऐसा हो जिसमें संपूर्ण घटनाक्रम का समाहार हो जाए, आगे के लिए कोई कौतूहल बाकी न रहे। संभाव्यता, कथानक में केवल आवश्यक तथा संभाव्य प्रसंगों का ही चित्रण होना चाहिए। संभाव्य का अर्थ है जो घटनाएं वास्तविक जीवन में चाहे न घटित हुई हों, स्थितियों को देखते हुए उनका घटना संभव अवश्य हो, ताकि कथा की विश्वसनीयता आवश्यक प्रसंगों को भर देने से त्रासदी की गंभीरता और गरिमा घटित न हो। त्रासदी के पात्र तथा प्रसंग दोनों ही संभाव्य या विश्वसनीय होने चाहिए। सहज विकास,
कथानक को सहज तथा विश्वसनीय ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, उसकी घटनाओं के बीच सहज कार्य कारण संबंध होना चाहिए और उसमें कौतूहल तथा विस्मयजनक घटनाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि वे अनपेक्षित अविश्वसनीय प्रतीत न हो, उन्हें कथानक के स्वाभाविक अंग के रूप में आना चाहिए। करुणा तथा त्रास की योजना, इन तमाम बातों के साथ ही त्रासदी की प्रधान विशेषता यह है कि उसमें करुणा और त्रास की योजना है। कथानक का जो अंश इन भावों को उद्बुद्ध करता है वही त्रासदी का सबसे प्रमुख अंश होता है। ये भाव प्रायः तब जागते हैं जब त्रासदी में प्रधान पात्र का अपकर्ष दिखलाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह अपकर्ष या इससे उत्पन्न करुणा तथा त्रास के भाव ही त्रासदी की अंतिम परिणति हो। वह सुखांत भी हो सकती है, किंतु त्रासदी होने की शर्त यह है कि करुणा तथा त्रास के भाव उसमें अधिक तीव्र अधिक व्यापक हों। ये भाव ही विरेचन के माध्यम से श्रोता पाठक दर्शक में आनंद उत्पन्न करते हैं। विरेचन की चर्चा हम बाद में मतलब अगले रिकॉर्डिंग में विस्तार से करेंगे। आइए हम त्रासदी के अगले अनिवार्य तत्व यानी चरित्र चित्रण पर दृष्टि डालें। चरित्र चित्रण, आपने देखा कि अरस्तुत ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया। कार्य व्यापार का निष्पादन चूंकि चरित्रों के द्वारा होता है, इसलिए कथानक के बाद चरित्र ही उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि त्रासदी के पात्रों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, किंतु उनका चित्रांकन त्रासदी के समग्र कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके माध्यम से त्रासदी का नैतिक प्रयोजन भी अभिव्यक्त होना चाहिए। अरस्तुत चरित्रों के यथार्थ अंकन पर भी बल देते हैं। ऐतिहासिक पात्रों का जहाँ चित्रण हो वह उनके इतिहास प्रसिद्ध रूप से बहुत भिन्न न हो। अन्य चरित्रों के अंकन में भी संभाव्यता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चित्रांकन में औचित्य तथा एक रूपता या अनुमति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गतिशील चरित्रों में जो परिवर्तन दिखलाए जाएं वे असंगत या अस्वाभाविक न हो। वस्तुतः चरित्रांकन के लिए अरस्तुत ने कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर बल दिया है। वे इस प्रकार हैं। देखिए, चरित्र भद्र होना चाहिए और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से कथन के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य व्यापार के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एक रूपता या अनुमति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। औचित्य या अनुमति का अर्थ है किसी चरित्र में विसंगत या परस्पर विरोधी विशेषताएं नहीं दिखाई जानी चाहिए। उसकी विशेषताएं स्थिति तथा प्रकृति के ही अनुरूप हों। चरित्रों में स्वाभाविकता तथा संभाव्यता होनी चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उसका मेल हो। गतिशील चरित्रों में दिखाए जाने वाले परिवर्तन भी असंगत या यथार्थ विरोधी न हो। इसी से यह बात जुड़ी है कि चरित्रों में आए परिवर्तन उनकी मूल प्रकृति के अनुरूप अथवा स्वाभाविक हों। चित्रांकन में अरस्तुत ने चित्रांकन को अपना आदर्श माना। उनका कहना था कि जिस प्रकार चित्रकार बाह्य जगत को अपने विषय के तौर पर लेते हुए भी उससे अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार रचनाकार भी स्वाभाविकता तथा यथार्थ की रक्षा करते हुए भी चरित्रों को अधिक सुंदर तथा परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। चरित्रों को त्रासदी का नायक त्रासदी का केंद्र होता है। त्रासदी की सभी घटनाओं तथा कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नायक से ही होता है। वही नाटक की अनुमति का सूत्र होता है। उसी के माध्यम से त्रासदी में करुणा तथा त्रास के भाव उद्बुद्ध होते हैं। प्रश्न उठता है कि त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए? तो नायक को सर्वथा निर्दोष नितांत सज्जन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपकर्ष दर्शकों को आघात पहुंचाता है। उनमें करुणा त्रास के स्थान पर हताशा तथा आदर्श के प्रति अनास्था के भाव जगाता है। वह खल पात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पतन करुणा
अथवा त्रास पैदा नहीं करता, वरन दर्शक की अन्य भावना को पुष्ट करता है। अरस्तुत के अनुसार त्रासदी के नायक को कुलीन, अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी, समृद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए, जैसे कि रश्मिरथी में कर्ण है। ठीक है, ताकि उसका अपकर्ष बृहत्तर समाज को भी प्रभावित करे। इस प्रकार त्रासदी का नायक अत्यंत महान या परम दुष्ट न होकर सामान्य मानवों जैसा होना चाहिए, जिसके चरित्र में अच्छाई के साथ साथ कमजोरियां भी होती हैं, किंतु मूल रूप से उसे सज्जन ही होना चाहिए। उसकी कमजोरियां, कमियां ही उसकी विपत्तियां का कारण बनती हैं, किंतु मूलतः सज्जन होने के कारण वह पाठकों, दर्शकों से तिरस्कृत के स्थान पर सहानुभूति अर्जित करता है और उसकी दुर्दशा उनमें करुणा का त्रास जगाती है। ठीक है, और विचार क्या है भाई? देखिए, तीसरा है विचार। अरस्तुत ने विचार के अंतर्गत केवल बुद्धि तत्व ही नहीं बल्कि भाव तत्व को भी समेटा है। बुद्धि के स्तर पर विचार सामान्य सत्य की व्यंजना करने का माध्यम होता है, अर्थात वह सामान्य सत्य का संकेत करता है। साथ ही प्रमाणों तथा तर्कों द्वारा यह किसी वस्तु के भाव मतलब होने या अभाव न होने को भी सिद्ध करता है। भाव के स्तर पर यह करुणा, त्रास, क्रोध आदि की व्यंजना करता है और उनका मूल्यांकन भी। इसके अंतर्गत चिंतन भी आ जाता है और तर्क भी। इसका साधन वाणी या भाषा है और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विशिष्ट होनी चाहिए। पदविन्यास अरस्तुत के युग में वक्तृत्व कला इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि इसका विकास एक शास्त्र के रूप में हो गया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि वाणी तथा भाषा और उसके विन्यास को उस युग में कितना महत्व प्राप्त था। त्रासदी में जो विचार तत्व निहित होता था उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम भी भाषा ही है। अरस्तुत के अनुसार पद विन्यास का अर्थ था पद विन्यास का अर्थ था शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। जिस प्रकार त्रासदी के कथानक और चरित्र यथार्थ जगत से उठाए जाकर भी यथार्थ की अपेक्षा कुछ विशिष्ट होते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा मूलतः प्रचलित भाषा होते हुए भी विशिष्ट होती है, ताकि वह त्रासदी के विचार तत्व में निहित सत्य को अभिव्यक्त कर सके। वह भाषा अलंकृत होनी चाहिए, अर्थात उसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। वह प्रसाद गुण संपन्न, प्रसन्न, समृद्ध, उदात्त होनी चाहिए। उदात्तता से अरस्तुत का आशय है कि त्रासदी की भाषा चलती हुई शुद्र भाषा न हो, उसमें त्रासदी के विषय के अनुरूप गरिमा हो, किंतु यही वे इस बात पर भी बल देते हैं कि भव्यता, उदात्तता या गरिमा का अर्थ वो अर्थ व आडंबर नहीं होता। उनके स्रोतों से औचित्य तथा आवश्यकता के अनुरूप शब्द ग्रहण करने के कारण भी वह भाषा समृद्ध होती है। अरस्तुत त्रासदी के लिए छंदोबद्ध भाषा या पद्य को अधिक उपयुक्त मानते हैं, हालांकि गद्य का भी वे विरोध नहीं करते। गीत को भी वे त्रासदी का अंग मानते हैं। उनके समय में त्रासदी में वृंदगान यानी कोरस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वृंदगान की आवश्यकता पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। अब दृश्य विधान, पांचवा है दृश्य विधान। ठीक है, त्रासदी के कार्य व्यापार का संचालन यदि चरित्रों के माध्यम से होता है तो उसकी प्रस्तुति दृश्य विधान के माध्यम से। दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंची साधनों का प्रयोग। अरस्तुत मानते थे कि इन्हीं साधनों के कुशल प्रयोग से त्रासदी के प्रभाव को सघन करने में सहायता मिलती है, किंतु इसे उन्होंने त्रासदी का अनिवार्य या महत्वपूर्ण अंग नहीं माना। इस पर उन्होंने बहुत अधिक विचार नहीं किया। इसके दो कारण हैं। एक तो दृश्य विधान रंगमंच से जुड़ा, रचना के लेखन से नहीं। मुख्य रूप से मंच शिल्पीय का काम है। त्रासदीकार का यानी नाटककार का इससे उतना अधिक संबंध नहीं है। दूसरा कारण यह कि अरस्तुत के अनुसार त्रासदी के प्रभाव उत्पादकता मात्र उसकी अभिनीयता में न होकर कलात्मकता में भी निहित होती है।
अब छठा है गीत। गीत गीत यानी सॉन्ग। पद विन्यास के संदर्भ में भी उल्लेख हो चुका है कि अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। ग्रीक नाटकों में गायकों का समूह होता था जो कोरस गाता था या कोरस कहलाता था। ग्रीक नाटकों में वृंद यानी समूह गायन करने वाले कोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कोरस अपने गीतों के माध्यम से पूर्व गठित स्थितियों और घटनाओं का परिचय देता है, उन पर टिप्पणी करता है, आगे आने वाली घटनाओं नाटक की कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जो घटनाएं दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती थीं, कोरस उनकी सूचना देकर कथा को आगे बढ़ाता था। अरस्तु मानते थे कि नाटक में वृंद का महत्व किसी पात्र से कम नहीं है। वह नाटक में आनंद या गंभीरता की सृष्टि करता है, उसके प्रभाव की वृद्धि करता है। अब त्रासदी का महत्व देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, त्रासदी का महत्व। अरस्तु ने सभी विधाओं में त्रासदी का सर्वोच्च स्थान दिया है। काम आदि, महाकाव्य आदि अन्य विधाओं पर बातचीत में भी उन्होंने त्रासदी को ही संदर्भ बनाया है। त्रासदी की भांति काम आदि भी एक नाट्य विधा है, किंतु वह जिस यथार्थ का चित्रण करती है वह सामान्य से नीचे दर्जे का होता है, अतः यह अपेक्षाकृत हल्की विधा है। पिछले विवेचन में हम देख चुके हैं कि त्रासदी का विषय भी वस्तु जगत से ही लिया जाता है, किंतु उस जगत के श्रेष्ठतर रूप का चित्रण करता है। पहले महाकाव्य को त्रासद से श्रेष्ठ माना जाता था, किंतु महाकाव्य केवल महाकाव्य के माध्यम से अपना पूर्व प्रभाव छोड़ सकता है, जबकि नाटक त्रासदी में पूरा प्रभाव डालने के लिए काव्य के अतिरिक्त अभिनय, संगीत, मंच आदि का भी सहारा लेना पड़ता है। अरस्तु ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि त्रासदी मात्र अभिनय ही नहीं, पाठ्य भी होती है। जैसे हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक पठनीय हैं, मंची से अधिक मैं तो उनको पठनीय ही मानता हूँ। उसे रंगमंच पर ही प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। महाकाव्य की भांति उसके पाठ से भी आनंद उठाया जा सकता है। संगीत तथा अभिनय उसके अतिरिक्त सहायक की भांति हैं जो उसके आनंद को और बढ़ा देते हैं। अरस्तु ने त्रासदी को महाकाव्य से श्रेष्ठ माना। इसका एक आधार यह था कि महाकाव्य का फलक बहुत विस्तृत होता है और उसकी कथा में अनेक प्रासंगिक कथाएं गुथी रहती हैं, इसलिए उसकी कथा और प्रभाव में बिखराव आ जाता है। इसके विपरीत त्रासदी का कथापट संक्षिप्त तथा सुगठित होता है। महाकाव्य की अनेक आधिकारिक प्रासंगिक कथाओं में से कोई एक भी त्रासदी का विषय बन सकती है, इसलिए त्रासदी में महाकाव्य की अपेक्षा अधिक सुगठन तथा अनुमति दिखाई देती है, इसलिए उसका प्रभाव भी अधिक सघन होता है। अरस्तु को इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि यह हमारे त्रासदायक मनोभावों को उस्काकर उनका विवेचन कर देती हैं, जिससे हमारा उद्वेग दूर हो जाता है और हमारे मनोभावों में संतुलन आ जाता है। त्रासदी में करुणा तथा त्रासदायक भावों को इतने तीव्र तथा आतंककारी रूप में चित्रित किया जाता है कि हमारे हृदय की गहराई में दबे हुए मनोवेगों को भी वे उत्तेजित कर देते हैं। सद्गुणी नायक की किसी एक चारित्रिक त्रुटि या चूक के कारण उस पर आने वाली विपत्ति हमें भी त्रास जगाती है। त्रासदी के पात्रों के बहाने हमारे अपने मन में उद्वेग उभर कर शांत हो जाते हैं। यह कला का प्रभाव है कि दुखद स्थिति भी हमारे आनंद का कारण बन जाती है। यह प्रक्रिया विवेचन कहलाती है। इस पर अगले भाग में हम लोग बढ़िया से विस्तार से अगले रिकॉर्डिंग में चर्चा करेंगे, यानी विवेचन सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, देख लेते हैं कि अभी बहुत हम लोगों को पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे खंड में इस रिकॉर्डिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। आप सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए, साझा कीजिए उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।